स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 11 को स्टार्ट करके उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स जो साइकिल्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, अपन ने एक बार मैं वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ नो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या था। जो ग्लूकोज था, क्या था, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हम लोगों ने क्या बनाया था, पारिक एसिड बनाया था। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था वो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स पारिक एसिड बनाता है। जो पारिक एसिड था उससे एसिटाइल को एंजाइम्स बनता है। ठीक है, एसिटाइल्स को एंजाइम्स जो बना था वो किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। जो क्रेब्स साइकिल्स थी, क्रेब्स साइकिल्स के अंदर जो ग्लूकोज था उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनते हैं। क्योंकि पारिक एसिड का एक मॉलिक्यूल्स 3 CO2 को प्रोड्यूस करता है, तो कितने मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। इसीलिए क्रेब्स साइकिल से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनती है। वैसे देखिए तो अपनी जो रिएक्शंस होती है वो भी तो यही होती है, C6H12O6 प्लस H2 6CO2 प्लस 6H2, यही होती है ना, प्लस एनर्जी। इतनी बात, यानी क्रेब साइकिल तक ये काम हो जाता है। देखिए, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उससे क्या बन गया, C6, यानी कि C6CO2 का फॉर्मेशन हो चुका है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव हो चुके हैं। अब आगे हम जो प्रोसेस करेंगे वो अपन एनर्जी को प्रोड्यूस करवाएंगे कि अभी तक एनर्जी नहीं बनी है, ATP तो बन गई है लेकिन क्या नहीं बनी है, एनर्जी नहीं बनी है। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। हम ये भी देख चुके थे कि जब ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनता है तो कितने मॉलिक्यूल्स ATP के आते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ATP के आते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन के समय कितने ATP आते हैं, 6 ATP आते हैं। और क्रेब साइकिल के समय 24 ATP आते हैं। तो टोटल कितने ATP हो जाते हैं, 38 ATP हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। चलिए फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल्स थी, क्रेब्स साइकिल्स के अंदर एक तो NAD प्लस से क्या बनता है, NADH प्लस हाइड्रोजन आइंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इधर देखिए NADH के पास में ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए हैं, C6H12O6, ये रहा। इसी से तो रिडक्शन हुआ है, लाइट रिएक्शन में किया था ना अपन ने, आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन वाली बात। लाइट रिएक्शन के अंदर क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हुए हैं वहां से वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये NAD को NAD2H में कन्वर्ट करते हैं जो CO2 के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होगी। तो याद है कि आपको फोटोसिंथेसिस के समय, तो वो तो बात किसकी थी, फोटोसिंथेसिस की थी। वहां तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, कहाँ से, क्लोरोफिल, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे थे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स से आ रहे थे। और 2 ATP, ये तो बात किसकी थी, लाइट रिएक्शन की थी जो फोटोसिंथेसिस के समय हो रही थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर NAD2H मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन के समय हाइड्रोजन आयन किससे आएंगे, किससे, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, और उसमें कहाँ से आ रहे थे, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर से आ रहे थे। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। तो ये बनता है किसमें, क्रेब साइकिल्स में। एक देखिए क्रेब साइकिल्स में FAD से FADH2 बनता है। तो इसको भी हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिलेंगे, ग्लूकोज से मिलेंगे। तो अब ये जो रिडक्शन हो रहा है, इस रिडक्शन से हमें क्या बनानी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो ये
रिडक्शंस नहीं, ऑक्सीडेशन से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रिडक्शंस तो हो ही गया है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जुड़ के, तो ये रिडक्शन ही हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आगे जाके क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से हमें क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। तो देखिए मैं एक डेफिनेशन बोल रही हूँ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशंस या कंप्लीट, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स, बट क्रेब्स ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स की क्रेब कंप्लीट, ठीक है, फिर उसके बट energy produced by the NAD2H, FAD2H, the energy produced by the oxidation of NAD2H, FAD2H in the electron transport system, in the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम तो किसकी बात करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर कितनी एनर्जी बनती है, 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब अपन थोड़ा सा ETS की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एक फोस्फोराइलेशन प्रोसेस ही होती, क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। अब देखिए अपन थोड़ा सा वापस से एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। और अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स। अब देखिए थोड़ा सा कि ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी पे क्या पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स। जो F1 पार्टिकल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उनके पास में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होंगे इनके पास में, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एंजाइम्स क्या है, आपको पता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कुछ एंजाइम्स प्रोटीन के और नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बनते, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जब उनके पास में नॉन प्रोटीन आएगा कोई, तभी वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसका कंप्लीट चैप्टर भी है हमारे यूनिट सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इस पे क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, ATP का प्रोडक्शन करना होता है। तो यानी कि एनर्जी, है ना, एनर्जी बनाते हैं ये भी। चलिए अब ये जो एंजाइम्स होंगे, ये जो एंजाइम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएंगे, किससे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ATP का सिंथेसिस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। याद आ गया क्या, यानी देखिए यहाँ पर अभी बनाएंगे, बस आपको तो एक बार देखना है कि इनर मेम्ब्रेन पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिसीव करके ATP का फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से ATP बनती है, यानी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ये फोस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोला जाता है, ETS को। क्लियर हो गई क्या इतनी बात। चलिए अब देखिए मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा आप आराम से देखिएगा डायग्राम को। अपन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब नीचे की तरफ ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी ये मेम्ब्रेन का एक पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर बना दो, दिखाई नहीं देगा।
ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड हो गई। समझ में आ गई ना बात आपके? यानी इनर मेम्ब्रेन को मैंने खोल दिया है अच्छे से, अंदर का पार्ट है इनर मेम्ब्रेन का। इससे ऊपर क्या होता है, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस पाया जाता है। और यहाँ क्या है, ये है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। और ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आप यानी कि मैंने इनर अंदर से खोल दिया इसको, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई इतनी बात सब लोगों की? अब देखिएगा आप कि जो इनर जो मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन पे एक ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं एक यहाँ ऐसे बॉक्स बना दूं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन बोल दो, एंजाइम बोल दो। एक पार्ट मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, एक मैं यहाँ बना दूं, ठीक है, यहाँ बना दिया। उसके बाद में एक मैं यहाँ नीचे बना दूं, या फिर मैं यहाँ बना दूं, क्योंकि आपको बता दूं कि ना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यानी यहाँ बना दूं। चलिए यहाँ बना दूं एक बार, फिर आपको समझा दूंगी मैं। एक मैं यहाँ बना दूं और आगे ले जाकर के एक यहाँ बना दें। ठीक है, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। और ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये इनर मेम्ब्रेन चल रही है, ध्यान में रखना। ईटीएस की क्या चल रही है, इनर मेम्ब्रेन चल रही है, थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए कि आप ये सोचोगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो ऐसा ही होता है कि कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है वो सेकंड और फर्स्ट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच में बना दिया। और ये किसकी तरफ है, थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरफ होता है। अब चलिए, अब ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में क्या चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या चलती रहती है, क्रेब्स साइकिल चलती रहती है। पर प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं ना, 11 का चैप्टर तो पूरा प्लांट है। तो अपन रेस्पिरेशन भी किस में कर रहे हैं, प्लांट्स में कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। फोटोसिंथेसिस वो भी प्लांट्स का था, रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो भी प्लांट्स में कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है। क्या चलती है मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल। अब आपको याद हो तो क्रेब्स साइकिल के समय क्या बनता है, NAD2H बना है ना। इस NAD2H का क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, NAD प्लस हाइड्रोजन्स आयन, सॉरी हाइड्रोजन्स निकल गए। ये जो हाइड्रोजन्स है, इन हाइड्रोजन्स जब भी मेम्ब्रेन में एंटर करेंगे, किस में एंटर करेंगे, मेम्ब्रेन में जब एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ मैं बना के दूं आपको, जैसे यहाँ बना लें कि जैसे ही ये इनर मेम्ब्रेन पे जाएंगे तो दो हाइड्रोजन आयन का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो NAD के ऑक्सीडेशन से क्या बना, NAD प्लस हाइड्रोजन्स बने। ये जो हाइड्रोजन्स है इनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, इनका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा दो हाइड्रोजन आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ चले जाते हैं, ये जो मेम्ब्रेन थी ना, क्योंकि इसके बाहर की तरफ क्या आ गई, आउटर मेम्ब्रेन, तो पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस में आ जाते हाइड्रोजन आयंस। और यहाँ पर फर्स्ट रिसीवर कौन आ जाएगा, FES, सॉरी FMN। इन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन ले लेगा, FMN ले लेगा। कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले, कौन लेगा, FMN लेने का काम करता है। FMN जो होगा वो यानी कि इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर कौन होता है, FMN होता है। यानी कि ये क्या है, एंजाइम से, प्रोटीन से, एंजाइम से, या रिसीवर ऑफ प्रोटीन है। ये क्या होते हैं, रिसीवर ऑफ प्रोटीन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ठीक, समझ में आ रही ना बात। ये क्रेब्स साइकिल से आए और हाइड्रोजन साइन अंदर, फिर यहां से देखिए FMN है ना, FMN से इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, FES ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए,
ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, एक देता है दूसरा कैच कर लेता है, पर इसे बॉल नहीं फेंकते हैं, किसी को बॉल दे रहे हैं वो दूसरा उसको बॉल को ले रहा है, वो नीचे नहीं गिरने देता कि नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो वैसे ही कहानी की तू दे मैं ले लूंगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, FeS के पास चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को पास करने के लिए कोई कैरियर चाहिए ना, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन खुद जा नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कैरियर का काम करेगा वो करेगा यूवी क्विनोन। कौन करेगा, यूवी क्विनोन करेगा। ये एक कैरियर है, देखिए कॉम्प्लेक्स एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी जगह फिक्स रखते हैं, ये जा नहीं सकते। इसके अंदर जो कि पाए जाएंगे ना रिसीवर इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, वो 1 पार्ट टू सेकेंड पार्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए इनके बीच में क्या चाहिए, कोई ले जाने वाला चाहिए। तो यहाँ कौन है, यूवी क्विनोन। अब यूवी क्विनोन क्या करता है, साथ साथ में ये हाइड्रोजन आयंस को भी ले लेता है। किसको ले लेता है, हाइड्रोजन आयंस भी आ जाते हैं। तो इससे क्या बनता है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये लीजिए हो गया रिडक्शन, ठीक है। वापस से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन आयन फिर कहाँ चले गए, पेरीमेम्ब्रेन स्पेस में, और ये क्या बन गया, यूवी क्विनोन हो गया। फिर से इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फ्री। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में, जहां पर साइटोक्रोम बी क्या ले लेगा, रिसीव कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। साइटोक्रोम जो बी है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम C1 को। किसको दे देगा, साइटोक्रोम C1 को। इतनी बात क्लियर हो गई ना सबकी, एक बार आई। अब इधर देखिए यहाँ, अब ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी क्या करता है, क्रेब्स साइकिल्स में क्या बन रहा है, FAD2H है ना क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो किस किस के बीच में बना था, सैक्सनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में बना था। तो वहां से उसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बनेगा, FAD प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनेगा। ये हाइड्रोजन भी टूटेंगे, हाइड्रोजन आयंस तो कहाँ चले गए, पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर चले गए। और इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर लेता है, FeS इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, रिसीव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। तो यहाँ पर भी कैरियर का काम कौन करेगा, यूवी क्विनोन ही करेगा। ये वाली प्रोसेस ही यहाँ आ जाएगी, क्या बनेगा, इसका रिडक्शन हो गया, फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन से क्या फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ गए, साइटोक्रोम बी के अंदर आ गए। साइटोक्रोम बी से कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C1। अब साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएंगे। तो वहां पर भी कोई कैरियर चाहिए। तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला कैरियर कौन है, साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला कौन है, साइटोक्रोम C। और ये चला जाएगा साइटोक्रोम A, किसमें चले जाएंगे, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, किसी की कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक दूसरे से। साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, ये पेरीमेम्ब्रेन स्पेस है ना, इस पेरीमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ जाते हैं। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गए पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस, वहां पर इनको रिसीव करने वाला कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन इनको रिसीव कर लेगा। और साथ में ये हाइड्रोजन आयंस भी आ गए जो मेम्ब्रेन्स के अंदर घूम रहे थे, और इन क्या प्रोडक्शन कर लिया, वाटर का प्रोडक्शन हो जाता है। तो देखिए वाटर का प्रोडक्शन तो हो गया ना, आपको अपन ने बात की थी कि प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 बनती है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। CO2 कहाँ बन चुकी थी, क्रेब्स साइकिल में ही बन चुकी थी, ये वाटर बन गया। अब यहाँ क्या बनाएंगे, एनर्जी भी बनाएंगे अपन, ठीक है, एनर्जी भी बनेगी साथ में। इतनी बात सबकी क्लियर हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखिए। एक तो अपन बनाएंगे यहाँ,
यहाँ बनाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। एक अपन इनके बीच में बनाएंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। एक इनके बीच में बना देंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में बन रही है, सीधी सी बात है। एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। एडीपी प्लस एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात आपकी। अब देखिए इसमें फॉस्फोराइलेजेशन तो हो रहा है, यानी एटीपी बनेगी तो फॉस्फोराइलेजेशन है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अगर एटीपी बनती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अगर एटीपी बनती है तो फॉस्फोराइलेजेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। सो इज नॉन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेजेशन। प्रॉब्लम ही क्लियर है यहाँ तक, पूरा टॉपिक में भी समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए मैं इस पॉइंट्स को ही और थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। जैसे देखिए ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस टॉपिक के अंदर, आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ देखिए कैरियर कौन कर रहा है, एक तो यूवी क्यूनोन है वो कैरियर का काम कर रहा है, और एक कैरियर का काम कौन करेगा, यहाँ पे साइटोक्रोम जो सी है वो भी किसका काम कर रहा है, कैरियर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका था ईटीएस का टॉपिक था जो क्लियर हो चुका है, ईटीएस का टॉपिक। अब देखिए आप थोड़ा सा कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है। फिर वहां से अगर NAD2H ये वाला, अगर NAD2H है, ठीक है, क्या है ये NAD2H है, अगर ये NAD2H ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाला NAD2H अगर ETS के अंदर, किसके अंदर, अगर ETS है ना, अगर ETS के अंदर मेलेट एस्पार्टेट सटल के थ्रू, मेलेट यानी ये वाला इसमें एंटर कर रहा है, किसके थ्रू, मेलेट एस्पार्टेट सटल के थ्रू इसमें एंटर करता है, तब तो ETS से बनेंगे 6 ATP बनेंगे। कितने बनेंगे ETS से, 6 ATP बनेंगे। लेकिन अगर ये NAD2H इसके अंदर किससे एंटर कर रहा है, एंटर करने वाला है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल होगा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल अगर होता है तब कितने ATP बनेंगे, तब उस समय बन जाएंगे 4 ATP बन जाते हैं। कितने बनते हैं, 4 ATP। या फिर अपन ये बता सकते हैं कि आगे बात समझ में चलिए। अब उसके बाद में ATP कितने बनेंगे, या अगर NADH2 2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, ठीक है, एक बार वापस से बता देती हूँ मैं, इससे एंटर करता है, ठीक है। अगर ये, हाँ ये वाला छूट गया ना, ये वाली बात भी तो छूट गई हमसे। तो देखिए इसके अंदर अपन क्या बताएंगे कि अगर NADH अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, इस जिनकी हेल्प से NAD का रिडक्शन हुआ था, तब कितने ATP बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। जिससे किसका रिडक्शन हुआ था, FAD का रिडक्शन हुआ था, तो 4 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था, कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल खोल दे, आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें ये चीजें ना, उसने क्या करना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स तो बना रखा है उसने भी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे से कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं उसने, लेकिन उसने क्या किया है कि ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये नाम इनको यार नीचे दे दिया कि इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह, और मैंने इसको क्या किया, पूरे ड्राइंग के अंदर ही बना दिया। तो शायद मैं आपको यही बना करके सेंड कर दूंगी, ये इजी है, याद भी हो जाएगा आपके इजली से। कोई अब अगर आप पूछना चाहो तो FN की फुल फॉर्म पूछना चाहोगे कि FMN की फुल फॉर्म क्या है, तो फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या है, FMN की फुल फॉर्म क्या है, फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। तो ये तो था ETS, क्लियर हो गई पूरी बात, ETS की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई आप लोगों के। चलिए तो क्वेश्चंस नोट कीजिए। क्वेश्चंस ये रहेगा, राइट द कैरियर
इलेक्ट्रॉन रिसीवर इन द ईटीएस, ठीक है, कैरियर यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन रिसीवर इन द ईटीएस। अब मैं देखती हूँ आपने कितना समझा, मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे कैरियर कौन सा है, वैसे लिखा हुआ है कैरियर कौन से होते हैं, जो लेके जाने वाले होते हैं, वो आपको इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, ईटीएस इज नॉन एज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन वाई। ईटीएस को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी क्यों बोला जाता है, तो इसके आंसर आपको देने हैं।